स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हमारा एपी चल रहा है अभी। तो एपी में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, चलो आगे देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, है ना। ए और बी कोई दो नंबर हैं, उनके बीच में हमें एन अर्थमेटिक मीन जो है इंसर्ट करने हैं। ये काम हम सबसे पहले करेंगे। तो लेट कर लेंगे। सपोज करो ए है, ए के बाद A1 कॉमा A2 कॉमा A3 AN और लास्ट में कौन आएगा B। ठीक, चलो तो ये हो गया हमारा। तो पहले तो हम देखेंगे D हमारा क्या आएगा, फिर उसके बाद हम जो है बाकी और भी चीजें देखेंगे। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स n तो ये है, एक ही कितने हो गए नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे n+2। और हमारी लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है हमारी b। ठीक, लास्ट टर्म जो थी हमारी वो थी हमारी b, है ना। इसको मैं कलर दे देता हूं थोड़ा अलग। ठीक, चलिए है ना। नंबर ऑफ टर्म हमारी +2। अच्छा, लास्ट टर्म है b, तो b इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस n+2 -1 इंटू डी हो जाएगा। और ये क्या बनेगा? b इक्वल्स टू a प्लस n+1 इंटू डी। अच्छा, तो n+1 इंटू डी, इसको मैं लिख सकता हूं b माइनस ए, b माइनस ए। डी मेरा मुझे क्या मिलेगा? डी मिलेगा मुझे b माइनस ए अपॉन n+1। क्या मिला हमें? n+1 हमें मिला। n+1 हमें जो है मिल गया। चलिए, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। चलो, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसको पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
अभी बताऊंगा, पहले आप इसको लिख डालो। ठीक है, अब यहां पर लिखिएगा आप, इधर की साइड हम लिखेंगे सम ऑफ मैटिक मीन, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन हम जो है, यही है अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन हमने डाले तो डिफरेंस कितना आ रहा है ये आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास है A1 और फिर है प्लस A2 प्लस A3 AN। अच्छा, मैंने इसमें A और ऐड कर दिया, A और B और ऐड कर दिया मैंने इसमें, कर सकते हैं। तो मैं A और B को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, माइनस A माइनस B भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा A प्लस A1 प्लस A2 प्लस AN प्लस B, ये बन गया। और करूंगा माइनस ऑफ A प्लस B, ये भी मैंने यहां पर कर दिया। ठीक, अच्छा, ये n तो इसमें मीन्स है, अर्थमेटिक मीन। दो टर्म और एक्स्ट्रा हो गई A और B, तो कितनी टर्म्स होगी इसमें, n+2 हो गई। तो सम कितना आएगा, सम आएगा हमारे पास, लगाओ फॉर्मूला, n+2/2 2A प्लस n+2 - 1 इंटू D प्लस B। तो करो आगे, सॉल्व करो कि अगर आप करो तो ठीक, नहीं तो फिर हम देखेंगे आगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन देखता हूँ। तो ये क्या है, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन है, एन अर्थमेटिक मीन का निकाला। क्योंकि देखो ए बी हमने इधर ऐड किया तो ए बी सब्ट्रैक्ट भी तो कर दिया, इसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। सम किसका हो रहा है, सम अब ये हो रहा है अर्थमेटिक मीन का। ठीक, अब भी ये सम हो रहा है अर्थमेटिक मीन। चलिए आगे चलते हैं। n+2/2 2A प्लस n+1 इंटू D माइनस A प्लस B। D का वैल्यू पुट कर दो इसमें, कितना हो जाएगा, 2A प्लस n+1। D का वैल्यू कितना है, B माइनस A, n+1 से n+1 कट जाएगा। तो अंदर 2A प्लस B माइनस A ये है ना, और तो ये हमारा क्या बनेगा, A प्लस B माइनस A प्लस B,
दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस 2/2 माइनस 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखो ये 2 इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, n/2 बचेगा बस। तो सम ऑफ n अर्थमेटिक आ गया n/2 a प्लस b, ठीक है। तो सम हमारा जो है हमें ये मिल गया, सही हमें याद रखना है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, ये हमारा सम आ रहा है। ठीक, तो बच्चों कर लो बेटा, नोट कर लो जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे, कर लो एकदम, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जस्ट मैं अभी OIR की क्लास लेके आया हूँ, SSB वाला रिजल्ट आ गया था ना, इंडिया BCDS बचा रहे हैं SSB के लिए। OIR की क्लास ली उनकी, OIR होता है ना, फर्स्ट डे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें PPDT होता है, तो उसके ऊपर GD होता है, और 2 OIR टेस्ट होते हैं, लगभग 40-40 क्वेश्चन आते हैं उनमें, 15 मिनट देते हैं, 15 मिनट दे दिए किसी में, 16-13 मिनट दे दिए, 12 मिनट, ऐसा होता है। जब स्क्रीन इन हो जाते हो तब आपका GTO टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं 4, और GTO होता है, और आपका इंटरव्यू होता है। GTO में आपकी टास्क होती हैं कई सारी, जैसे लेक्चरेट हो गया, हाँ हाँ उसका ही बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है बेटा, जैसे स्क्रीनिंग दोगे ना आप, पहले क्या होती है आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में क्या होगा, आप एक PPDT होती है आपकी, और PPDT ब्लर इमेज दिखाई जाती है आपको, ब्लर इमेज होगी, उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके सॉल्यूशन दे दें, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, 4-5 एक्शन दो उसमें, ठीक है। उसके ऊपर फिर GD होता है, जब 15 लोगों का ग्रुप होगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे आप सारे लोग, ठीक है। सारे पहले तो सारे लोग अपनी अपनी स्टोरी बताएंगे, 3 अफसर बैठे होंगे सामने, आपको उनको बिना देखे अपनी स्टोरी बतानी है सबको कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद जब वो बोलेंगे स्टॉप, रुक जाना, उसके बाद एक फाइनल स्टोरी बनानी होती है पूरे ग्रुप को मिलके, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन चलता है, फिर एक अफसर बोलता है रुक जाइए, अब जो है फाइनल स्टोरी बता दीजिए क्या बनी है, नोट कर ली जाती है। और 2 OIR टेस्ट होते हैं, मतलब रीजनिंग आता है बेसिकली उसमें, अभी मैं क्लास लेके आया हूँ उसकी, तो उसमें रीजनिंग होती है, 2 टेस्ट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, कम टाइम मिलता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जो 40 क्वेश्चन मिलेंगे 15 मिनट में सॉल्व करने हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग होती है, उसको सॉल्व कर दिया आपने, उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। जो बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं, बाकी जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो घर चले जाते हैं, स्क्रीन इन हो जाते हैं, फिर उनका आगे होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 11-12 इमेज दिखाई जाती है आपको, ब्लर इमेज, उनके ऊपर लिखना होता है, उसको बोलते हैं TAT टेस्ट होता है। उसके बाद होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 60 सिचुएशन दी होंगी आपको, ठीक है, उनके ऊपर रिएक्ट करना है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके दादा क्या करोगे, उनको उनको देखोगे या अपना एग्जाम दोगे, एग्जाम भी एकदम होने वाला, आप एग्जाम के लिए ऑलरेडी लेट हो रखे हो, SRT होता है, तो जब आप प्रिपरेशन करोगे आपको बताया जाएगा क्या आंसर होगा, है ना। हाँ हाँ,
हाँ पहले मैं पूरा बता देता हूँ। पहले SRT हो जाएगा, फिर WAT होता है। WAT में 15 सेकंड मिलते हैं आपको। कोई एक वर्ड दिखाया जाएगा बोर्ड पे, जैसे लव लिखा है, करेज लिखा है ना, उसके बारे में आपको सेंटेंस लिखना है कि आपके दिमाग में क्या थॉट आया। 15 सेकंड मिलती है एक वर्ड के लिए, 60 मिलते हैं लगभग आपको। ईच वर्ड्स के लिए 15 सेकंड मिलते हैं। तो WAT होगा आपके दिमाग में, एक वर्ड लिखो। हाँ कुछ मतलब बनना चाहिए। या करेज, कोई लिखेगा आई हैव टू मच करेज इनसाइड माय बॉडी। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब वो आपका देखेंगे, वो आपका जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं वहाँ पे देखेंगे आपको, आपने क्या लिखा है, क्या लिख रहे हो आप, क्या था प्योरिटी ऑफ थॉट्स, थॉट्स क्या चाहते हैं आपके दिमाग की चीज को देख के। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज एट मस्ट। कम्युनिकेशन मस्ट है आपका। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश में अच्छे से बात करना है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको बोलना नहीं आता, आप कैसे अफसर बनोगे? सिंपल सी बात है ना। 5 लोगों के सामने आप बोल नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, किसी अफसर से आपको बात करनी पड़ेगी, तो आपकी स्पीकिंग जो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको उसमें अच्छा फ्लुएंट होना चाहिए। स्पीकिंग लिसनिंग दोनों अच्छी होनी चाहिए। क्विक रिएक्शन होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपको। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और सब होता है फास्ट में। सब चीज़ें फास्ट में होती है, स्क्रीनिंग से लेके लास्ट तक सब फास्ट एकदम, बहुत कम टाइम में जल्दी। इसमें जब आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें आपका होता है ये WAT हो गया, SRT हो गया, TAT हो गया। उसके बाद आपका रहेगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन। फिर नेक्स्ट डे आपका GTO शुरू हो जाएगा। GTO में आपका रहता है पहले रहेगा आपका लेक्चरेट। आपको 3 मिनट मिलेंगे, एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके बाद पढ़ के आना है, ग्रुप के सामने उसको बोलना है। लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन होगा। एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। एक होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। बोर्ड पे एक मैप बना होता है, उसमें बताते हैं यहाँ पर ये रिवर है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पे जो है कुछ लोग लुटेरे आपको यहाँ से चोरी करके लेके जा रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े हो, आपके पास साइकिल है, बस आप कैसे करोगे, पुलिस स्टेशन इतनी दूर है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, टाइम का भी ध्यान रखना है। तो प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। ठीक, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इंडोर होता है। ग्रुप प्लानिंग हो गई, और इसके बीच में इंटरव्यू हो जाता है आपका, है ना। ग्रुप प्लानिंग हो गई, GD हो गई, और लेक्चरेट हो गया। उसके बाद जाते हैं आउटडोर में। आउटडोर में आपका हो जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होती है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है, हाफ ग्रुप टास्क होती है, फाइनल ग्रुप टास्क होती है। ठीक है, और एक फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, इस तरीके का होता है। कई सारी ये टास्क होती हैं, टास्क होते हैं 7 और 8, तो वो टास्क हो जाएंगे। बस उसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। इसी के बीच में भी रहेगा, उसके बाद कॉन्फ्रेंस रहती है। सेलेक्ट हो गया, वो इंटरव्यू के लिए चले आते हैं, मेडिकल टेस्ट के लिए। जो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं वो अपना ट्रॉली बैग उठा के अपना घर आ जाते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट रिटर्न। हाँ, इसके लिए मिनिस्टर्स के लिए देखो, मिनिस्टर क्या है, आपको जब मिनिस्टर आपको चुनना है, वो पूरे सबको राइट है। आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ, जिसको बन सकता है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी पॉपुलेशन को। देखो मिनिस्टर क्या होता है, मेरे को क्या लगता है, नेता होते हैं जो हमारे पॉलिटिक्स है, वो हमारी सोसाइटी का पूरा कलेक्टिव रिफ्लेक्शन, मतलब जो कलेक्टिव हमारी सोसाइटी क्या सोचती है ना। अब देखो, अगर कोई पॉलिटिशियन किसी क्षेत्रवाद के नाम पर, जाति के नाम पर, कोई डेवलपमेंट के नाम पर कर रहा है, कोई किसी चीज कर रहा है, तो आप देखो अगर कोई एक किसी जाति के नाम पर बना रहा है, कोई नेता बन रहा है, तो उसका मतलब देखो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था का कितनी मतलब जड़ें मजबूत है। अगर जाति व्यवस्था के आधार पर कोई लीडर बन जा रहा है, तो है ना, तो जाति व्यवस्था है। ठीक है, कोई धर्म के नाम पर अगर कोई लीडर बन रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, तो उसका मतलब धर्म जो है हमारे बीच में जो है, लोगों को भड़का के भी आप जो है लीडर बन सकते हो। कोई बंदा अपने अच्छे कामों के हिसाब से कर रहा है ना। कुछ ऐसे लीडर हैं वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो ये अच्छी चीज़ है। ऐसे भी अगर कोई लीडर बन जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिर्फ हमें एक लीडर से हमें पता चल जाता है कि देखो हमारे यहाँ किस तरीके, हमारे जो हम किस तरीके से सोचते हैं, हम जो सारे लोग, हम इंडियंस हैं, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का लीडर बना है, तो वहाँ के डिपेंड करे कि वहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो किस पे बेस, कास्ट बेसिस पे है। तो ये सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी तो हम तो बना रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन तो बना रहे हैं। हाँ, तो ये सबको सोचना चाहिए, सबको सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं करते हैं सारे लोग? जब इलेक्शन देने जाते हैं तब फिर अपने अपने लोगों के वो रहते हैं कि यार नहीं मैं तो ऐसे करूँ, मैं तो इस बेसिस पे दूंगा वोट, मैं इस बेसिस पे वोट दूंगा। कोई अपने कि नहीं मैं तो वह अपनी कास्ट वाला देखूंगा, कोई रिश्तेदार देखूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करेगा, क्या एजुकेशन है। तो हमें तो देखना चाहिए, और किसे देखना चाहिए? समाज को देखना चाहिए। टेस्ट लेगा कौन?
टेस्ट लेगा कौन? बेटा वही मिनिस्टर है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी तो वही है। जुडिशरी ले सकती है, लेकिन बेटा जुडिशरी को कौन देगा ऐसा ही चीज़, राइट? कौन देगा? देखो बेटा, जो हमारा जैसे व्यवस्था है यही है कि हमें फ्रीडम है, इलेक्शन लड़ सकता है, आप लड़ सकते हो, मैं लड़ सकता हूँ, कोई भी लड़ सकता है। हाँ देखो, एजुकेशन सिंपल सी बात है, सपोज करो कोई पीएचडी किया हुआ है ना, और आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पीएचडी किए हुए होंगे, या कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, क्या वो लोग करप्ट नहीं होते? वो भी करप्ट होते हैं। जो लोग होता है ऐसे भी बहुत लोग अच्छे अच्छे, उनके पास नॉलेज है लेकिन उसका मिसयूज करते हैं वो लोग। तो सिर्फ आप ये नहीं कहते कि अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो तो आप पाक साफ हो, आप अच्छा काम करोगे, ऐसा भी देखने को मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप देखो अपनी सराउंडिंग्स में देखो। नहीं तो आप अगर एजुकेशन के बेसिस पर आप कहने लगे कि यार किसने ग्रेजुएशन किया वो इलेक्शन लड़ेगा, जिसने 12th किया वो नहीं लड़ेगा, बताओ वो 12th नहीं पढ़ पाया होगा, उसके संसाधन ना मिले हों इस तरीके के, तो इस बेसिस पे तो हम नहीं कह सकते वो 12th के बाद नहीं पढ़ पाया हो, कुछ रही हो परिस्थिति ऐसी। हाँ हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। नहीं उसके लिए एसआईटी नहीं लेगी, उसके लिए आप पर्टिकुलर कुछ चीजें मानक हो सकते हैं, स्टैंडर्ड हो सकते हैं। जैसे ऑफिसर बनना है, ऑफिसर को क्या बनना है? उसको जंग लड़नी है, उसको सिचुएशन एकदम से फास्ट, एकदम क्विक रिएक्शन होना चाहिए, उससे एकदम चीज़ों को एकदम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका क्विक सॉल्यूशन देना, ठीक है, अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करना, एकदम जो हमारा जो टारगेट है उसको फुलफिल करना है स्पीड के साथ, एकदम कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ टास्क दी गई, ये टास्क करनी है तो उस टास्क को कंप्लीट करना है, बस ये होता है। ठीक है, एक फौजी जो अफसर बनता है उसके लिए चीज़ होती है। पॉलिटिशियन के लिए देखो, पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए? पॉलिटिशियन जो है वो अगर जितने भी लोग हैं सबको देखे कि यार उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी लाइफ को अच्छा बेटर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए सोचे, है ना। तो ये चीज़ और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो पूरे हमारे जो कल्चर है, इंडिया को समझता हो, इंडियन हिस्ट्री क्या रही है, हमारा कल्चर क्या रहा है, ठीक है, हमारी डिमांड क्या है इस टाइम पे हर एक इंडिविजुअल की, जैसे हम पूरा इंडिया है हमारा भारतवर्ष, तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे के लिए क्या अच्छा है, हर एक इंसान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सिस्टम को इतने अच्छे से इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको इस तरीके का एक्सपीरियंस, उसके विचार उसको पता चले ना, होना चाहिए ऐसे, ओपन डिबेट होनी चाहिए पहले। ठीक है, कुछ इश्यूज दिए जाएं कि आप बताओ इसको कैसे इंप्रूव करोगे, या जैसे जो दो कोई पॉलिटिशियन है इधर पार्टी का इधर पार्टी, उन दोनों को बैठा के डिबेट की जाए, एक टॉपिक दे दिया जाए कि इस टॉपिक पर बताइए आप कैसे करोगे, अगर आप करोगे तो आप बताइए आपने क्या पहले भी क्या किया है, तो कैसे किया है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए, है ना, जिससे हमें पता चले। देखो हमें ये हक है ना वोट देने का, तो हमें हक है इस चीज़ का कि हम सामने वाले का पता चले कि उसके क्या विचार हैं चीज़ों पे। अगर कोई कहेगा कि मैं ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट को मैं दूर करूँ, ठीक है, कैसे करोगे आप? सारे युवा देखते हैं देश, क्या आप कैसे करोगे बताइए, किस तरीके से चेंज करोगे आप, है ना। लेकिन पता है क्या, जब युवा कोई नहीं पता है यार कैसे हो सकता है, उनको तो ये बोल दिया कि यार उनको किसी और चीज़ के नाम पे भड़का दिया, या मतलब कुछ बोल दिया कि भाई तुम एक काम है, आपने अगर मुझे वो दे दिया तो मैं आपको जो है लैपटॉप दे दूंगा, या जो है आपको जो है ऐसा इतना कोटा दे दूंगा, आप खुश हो जाएंगे एकदम। ठीक है, किसी को बोल देगा कोई कि जैसे ही मैं बनूंगा मिनिस्टर, ठीक है, तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा सबसे पहले, ना, बैकडोर से एंट्री करा दूंगा तुम्हारी, ये जॉब दिलवा दूंगा तुम्हारी, आप भी खुश हो जाओ, दे देते हैं इसी को, बाकी क्या करें, मेरा तो फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से लोग सोचते हैं, वहां पे आके चीजें खराब हो जाती है ना, सब लोग सोचते हैं लेकिन हाँ। तो चीजें यहाँ पे आके खराब हो जाती है जहाँ हाँ एजुकेटेड होने चाहिए लोग, हाँ एजुकेटेड होने चाहिए सारे लोग। हम्म, हाँ हम्म, हाँ हाँ हाँ, मतलब कह रहे हैं उनका क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का। हाँ देखो बस सोचना तो हम ही है सबको, आप अच्छा करो, आप पॉलिटिक्स में जाओ, अच्छे नेता बन के दिखाना, आप सुधारो सिस्टम को जाके। आप अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां है, देखो कमियां हर जगह होती, हाँ कमियां हर जगह हो सकती हैं, आइडियल तो कुछ चीज़ होती नहीं है, आदर्श तो एक हमने बनाया हुआ कि एक आइडियल ये टारगेट है, यहाँ तक हमें पहुँचना। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे इस चीज़ में जाना चाहिए, तो आप उस चीज़ में विचार करो, उसके बारे में सोचो। और ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में अच्छी, देखो हर जगह होता है, अच्छाई बुराई हर जगह होती है, हर डिपार्टमेंट में, हर चीज़ में, हर नौकरी में, हर जगह होती है। पॉलिटिशियन अच्छे होंगे बिल्कुल, करप्ट पॉलिटिशियन भी होंगे, ईमानदार पॉलिटिशियन भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उन्होंने अपने, जब वो गवर्नमेंट में रहे, मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे, डेवलपमेंट किया होगा,
ठीक है, अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी को अच्छा किया होगा, तो लोग करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है उस तरीके से काम करता है। आप देखो इंडिया पीछे से लेके अब तक जो है, पुराने समय से लेके अब तक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हम्म, हम्म, हाँ देखो, हाँ तो मतलब देखो चीजें ये है कि अगर ऐसा नहीं है कि लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, सबने अच्छा काम किया है, कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ गलत काम भी किए हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, है ना? ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, बढ़िया काम भी करते हैं कुछ लोग, अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतना बिल्कुल नहीं सोच सकते कि पॉलिटिशियन जो है बिल्कुल अच्छे नहीं है, अच्छे पॉलिटिशियन भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छे लोग भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। आप उनके जाके देखोगे तो ऑफिस में अगर कभी देखो तो हो सकता है अपने ऑफिस में पूरे दिन बैठे रहता हूँ, काम ही रहता हूँ, इतनी फाइल्स रहती हूँ, ये पॉलिसी आ रही है, वो पॉलिसी आ रही है, बहुत काम करते हैं, उनके जो नीचे अफसर काम कर रहे हैं वो बहुत काम करते हो, सिंपल सी बात है, काम तो हमें सीधे सीधा ब्लेम भी नहीं कर सकते हम किसी को ना ऐसे, है ना, कि कुछ नहीं किया। ऐसा तो देखो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि एक पॉलिटिशियन जो होगा उसके पास मतलब वो काम नहीं करता होगा, मतलब सारे सबके बारे में हम ऐसे नहीं कह सकते, अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी बात है, हर जगह अच्छे लोग होते हैं। मैं तो जरूर मानना है कि मिनिस्टर्स भी जो है क्लोजली, तो मैं ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं कोई मिनिस्टर हो स्टेट में या सेंटर में देखा होगा तो मेरे को पता चलेगा, एक्सपोजर मिलेगा कि यार देखो कितना काम करते हैं, सुबह शाम तक बिजी रहते हैं, यहाँ पे इतना प्रेशर है, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, नई पॉलिसी बनानी है, मीडिया पीछे पड़ा हुआ, अपोजिशन पीछे पड़ा हुआ, ठीक है, तो उनका भी अपना लाइफ का स्ट्रगल है ना। तो हम सीधे सीधे ऐसे किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि यार तुम गलत हो एकदम से, वो गलत बात है। हम्म, 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 हाँ तो देखो आप अपना वोटिंग राइट्स हो गया आपका, वोटिंग वोट बन गया आपका, तो अपना देखना आप, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है किसी से बात करने की, देखो यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सही चीज़ है, ठीक। हम्म, हाँ, हाँ, तो आप बोल दो, मेरा छोटा भाई है, उसको बोल दूंगा, या मेरे बड़े भैया हैं घर पे, उनको मैंने बोल दिया है, छुट्टी पाए हुए हैं, ठीक है। या बोल दो कि हाँ उनकी तबीयत खराब है, ठीक है, मैं एम्बुलेंस को बुला दिया मैंने, ठीक है, लेके जा रहा हूँ वहीं पे जो है उनको एडमिट करके, फिर मैं वहीं पे मेरा वो है सेंटर भी वहीं पे, हॉस्पिटल भी वहीं पे, और यहाँ से जाते हुए मैंने कॉल कर दिया, साथ में जो और लोग भी जा रहे हैं, चले जाओ अपना, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या कैसे रिएक्ट करते हो, बाकी जब आप प्रिपरेशन पता चलेगा, है ना? लिखना पड़ता है, ठीक है, आप रिटर्न दो बढ़िया से, एकदम रिटर्न निकालो आप एकदम से, फिर एसएसबी का देखेंगे, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, ये बेटा ये डी निकाला है मैंने, कॉमन डिफरेंस निकाला है मैंने, इसको यहाँ पर पुट किया है, कॉमन डिफरेंस निकाल के यहाँ पर पुट किया है इसको फाइंड करने के लिए, बस आप ये याद रखो सम कितना होता है n/2 और a+b हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए, कहाँ रख दिया मैंने वो पेन, ये यहीं पे लगाया था क्या, चलिए तो चलते हैं फिर आगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, 3 और 13, आज जो है क्वेश्चन में लेके आया था, वो मैं भूल गया लेके आने, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है उसकी, चलो जितना मेरे को याद है उसके बेसिस पे करते हैं, बाकी फिर जीपी शुरू करेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन भी करेंगे, देखो जीपी पढ़ लेंगे उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, एचपी पढ़ेंगे उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब बीच एपी जीपी एचपी क्वेश्चन करते रहेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आता नहीं है, मतलब जो आया हुआ है वो हमने नहीं किया, ऐसा नहीं होगा, सब क्वेश्चन करेंगे हम। देखो क्या सॉल्यूशन करवाओगे आप बेटा, कर तो लेंगे उसका, पर उसमें टाइम चला जाएगा, मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करो, पेपर रखो आप अपने पास में, और उसके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके। आपका एग्जाम कब है फाइनल, बता देंगे आपका, चिंता मत करो आप। प्री बोर्ड कब है, नवंबर में, नवंबर से पहले तो हो जाएगा काफ़ी कुछ हमारा, हाँ नवंबर से पहले पहले काफ़ी हो जाएगा, हाँ उसकी चिंता मत करो, तो आप पढ़ते रहो, अपने लेवल से पढ़ते रहो, प्री बोर्ड से क्या होगा, कुछ नहीं होना,
बस अपने पर से पढ़ाई करो, जब आपका मेन एग्जाम होगा तब तक आपका एनडी का भी ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाएगा, वो भी हो जाएगा अपना बढ़िया। क्या बेटा, कि मैंने वो थोड़ा सा पढ़ा दूंगा उसको, फिर अच्छे से बताऊंगा, टेस्ट करके बताऊंगा, फिर वही चीज़ है जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगा तब दोबारा बताऊंगा, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, डबल टाइम लगेगा हमारा। अगर वैसे ही बता दिया ऊपर ऊपर तो आपको मजा नहीं आएगा। एक क्वेश्चन रिलेटेड था वो मैंने करा दिया था, एकदम बता दिया था ना, तो देखो वो कितना मजा, एकदम आसान लग रहा था ना आपको देखने, देख के वो ऐसे लगेगा सारा पेपर आपको। तो वो इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उसको छोड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो आप, जैसे हम चल रहे हैं ना उसी तरीके से चल रही है आप फ्लो। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर बच्चों बात करते हैं 3 and 13 की, ठीक है, इनके बीच में हमें इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन, 4 अर्थमेटिक मीन मुझे इसके बीच में क्या करने हैं, इंसर्ट करने हैं। और 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करके उनका फिर मुझे क्या करना है, तो देखो ये तो हाँ 32 आ जाएगा। आपने क्या किया, n/2, और क्या किया आपने, a प्लस बी, सीधे सीधे आपने a प्लस बी कर दिया। n कितना है 4, 4 हो जाएगा, a कितना है 3 प्लस 13, ये 2 2 जा 4, 2 इंटू, तो आ जाएगा 32 ऑब्वियसली आंसर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपका भी हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन इसी तरीके का। अच्छा अच्छा, अगर वो ये पूछता है कि ये है क्या, वो ये पूछे आपसे कि अर्थमेटिक मीन बता दो, वो आएंगे क्या, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो हमें पता है 3 और 13 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, 4, a1 a2 a3 a4, और यहां पर क्या आएगा 13। अच्छा क्या a1 a प्लस डी होगा, बोल सी बात है। अच्छा a2 क्या होगा, a प्लस 2d, a3 क्या होगा, a प्लस 3d, और a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। अब अगर वो हमें निकालना पूछे a1 a2 a3 बताओ हमें, ये सम पूछा तो डायरेक्ट किया है ना। तो देखो पहले d क्या आएगा बताओ जरा, d आएगा b माइनस a अपॉन n+1, फॉर्मूला ड्रॉ किया था ना इसका, इधर ही लिखा हुआ था हमने। d कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 10/5, और ये आ जाएगा d आ जाएगा 2। ठीक, a1 कितना होगा हमारा, a प्लस डी, a कितना है 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, a2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 7, a3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 9, a4 कितना हो जाएगा 11, और इनका सम कितना आ रहा होगा, तीनों का सम कर दो फिर से, कितना आ रहा है 32। तो अगर सम पूछे तो डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला लगा देना, ये वाला, ठीक, सम पूछे तो डायरेक्टली ये वाला लगा देना, और इंडिविजुअली आपसे पूछे कि a1 a2 a3 क्या है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अच्छा तो एक चीज देखना जरा, जैसे फॉर्मूला था ना पर सम का n/2 अपॉन a प्लस बी, अगर n इक्वल टू 1 हो
कि एक अर्थमेटिक मीन ही इंसर्ट करना है, जैसे ए और सी है उसके बीच में सिर्फ एक इंसर्ट करना है जो हमारा बी है। तो बी मतलब एक का सम होना चाहिए, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बी इक्वस टू क्या आ जाएगा, ए प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगा, और 2b इक्वस टू ए प्लस सी। ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ये हमने कैसे प्रूव किया था, कॉमन डिफरेंस वाले तरीके से किया था वहां। तो ये एक के लिए है, दो होगा, दो एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। हाँ चलो तो आगे चलते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन लेके आया था, सॉरी मैं तो बताना भूल गया हूँ उसको। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास हुई तो। चलिए फिर जी पे शुरू करते हैं, है ना। इस पे क्वेश्चन कल देख लेंगे फिर। जी पे शुरू करते हैं हम लोग। लिखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्री पर इन शॉर्ट कहें तो जीपी, ठीक। जीपी की बात हम करेंगे। तो जीपी में हम लिखेंगे अ सीक्वेंस इज सेड टू बी जीपी if the ratio of any term and it's just and it's just preceding term is constant throughout. Throughout. This constant ratio is called
constant ratio is called common ratio of GP. Common ratio of GP. अगर जैसे मैं लिखूं A1 A2 A3 R in GP, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू क्या होगा? A3 अपॉन A2. ठीक, और यही हमारा क्या होगा? यही होगा हमारा कॉमन रेशियो. ठीक, ये क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट. इसको मत लिखो यहाँ पे. ठीक, तो इतना लिख लो. चलो आगे लिखते हैं हम यहाँ पर. इफ A इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ये क्या है बेटा? एक सेकेंड. कॉमन रेशियो. A3 अपॉन A2, इसको बोलेंगे हम कॉमन रेशियो. If A is first term and R is common ratio, R अगर हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा तो देखो इस सीरीज को हम कैसे लिखेंगे. देखो फिर जीपी को हम कैसे लिखेंगे? पहले आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, और ए आर रेज टू द पावर एन. ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म. हाँ ये तो हमने लिख दिया. फर्स्ट टर्म हो जाएगी. ठीक है, इसको टिक डालो आप. अच्छा चलो एक बात बताओ मेरे को, तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से. मुझे एक बात बताओ, पहली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए आर रेज टू दी पावर कितना? 1 - 1. इसको क्या लिख सकता हूँ? ए आर रेज टू दी पावर 2 - 1, ए आर रेज टू दी पावर 3 - 1. मतलब फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है? 1 - 1, सेकेंड टर्म में 2 - 1, थर्ड टर्म में 3 - 1. अच्छा तो nth टर्म में क्या होगा? n - 1, और यही होगी हमारी nth टर्म. ठीक, तो Tn हो जाएगा हमारा ए आर रेज टू दी पावर n - 1. तो उसका आप नोट कर लो. ठीक, Tn इक्वल्स टू ए आर रेज टू दी पावर n - 1. अच्छा, अगर मैं बात करूं nth टर्म, एपी में भी किया था ना हमने nth टर्म. T फोर टर्म, n फोर nth. T2 का मतलब क्या होगा? सेकंड टर्म. T5 का मतलब फिफ्थ टर्म. n का मतलब nth टर्म. तो ये हो जाएगा L अपॉन R रेज टू दी पावर n - 1. अच्छा L क्या होगा यहां पर? लास्ट टर्म. वेरी गुड. लास्ट टर्म. ठीक, उसको लिख डालो, फिर आगे चलते हैं इसके बाद.
चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स देख लेते हैं। देखो यहां लिखूंगा एस एन, एस एन का मतलब क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स। तो पहली टर्म क्या थी बच्चों, ए, दूसरी टर्म क्या थी, ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, और फिर लास्ट टर्म क्या थी बच्चों, ए आर रेज टू द पावर, मैंने यहां पर एन लिख दिया है ना। क्या एन आएगा, एन माइनस वन आएगा, एन माइनस वन, ठीक, एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, आर का मल्टीप्लाई कर देता हूं एस एन में, ठीक है, और फिर लिखना शुरू करता हूं। बेटा अगर मैंने एन एन ले लिया तो टर्म कितनी हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी ना फिर। भाई देखो, आर यहां कितना है, वन है। आप यहां पर देखो ना, देखो देख सकते हो, फिर से वही बात बताऊंगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, कितनी टर्म है, चार टर्म, मतलब आर की पावर 4 - 1। अगर कितनी टर्म है, एन टर्म है, लास्ट वाले में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। कितनी टर्म होती है उससे एक कम नंबर आता है, ठीक। चलो तो एक काम करते हैं, आर की मल्टीप्लाई कर दी ऐसे। देखो कई बार ऐसा होगा, जैसे यहाँ तो हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, कोई बच्चा पूछता है सर ये इसके फार्मूले को डेराइव क्यों कर रहे हो, क्या फायदा है, बेटा फायदा है, कुछ सीरीज ऐसी होंगी जिनका कोई फॉर्मूला नहीं होगा तो उनका ऐसे ही करेंगे हम फिर, ठीक है। की से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे उसको भी, nth टर्म निकाल टर्म जो भी हो। तो देखो ये क्या आएगा, ए क्या बन जाएगा, ए आर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही करते 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 यहां पर क्या आएगा, ए आर पावर एन माइनस वन, और यहां पर क्या आएगा, ए आर रेज टू द पावर एन आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई होगी एक आर और की, तो 1 प्लस ऐड हो जाएगा एक इसमें, तो 1 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो ए आर रेज टू द पावर एन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है, माइनस 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 माइनस, नहीं फिर ये कटता नहीं ना, अब ए आर सी आर कट जाएगा हमारा, ए आर सी आर हमारा जो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और जो कैंसिल किससे हो रहा होगा हमारा, ये इससे, प्लस माइनस है ना इसलिए जीरो हो गए, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिलेगा, ये होगा एस एन माइनस आर एस एन, ये कितना होगा, ए प्लस ए आर रेज टू द पावर एन, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, ए, अच्छा प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, आएगा माइनस, ये आएगा आपका माइनस कितना, ए आर रेज टू द पावर एन। यहाँ क्या कॉमन है, एस एन कॉमन है, तो 1 - आर, यहाँ क्या कॉमन है, ए, तो 1 - आर रेज टू द पावर एन। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा, 1 - आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 - आर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा, अगर r इक्वल्स टू 1 हो, तो r इक्वल्स टू 1 हो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 - 1 जीरो, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और लिख देंगे, r कैन नॉट बी इक्वल्स टू
वन। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर हम लिख देंगे इस फॉर्मूले की। इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। बच्चों, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था और लॉग का भी ग्राफ पढ़ा था इसके साथ ही, है ना। ठीक, तो देखो ये भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आर रेज टू द पावर एन, और आर कैन नॉट बी इक्वल्स टू कितना, क्या नहीं हो सकता, आर वन नहीं हो सकता, है ना। चलिए तब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, और नेगेटिव तो होगा ही नहीं, रेशियो नेगेटिव थोड़ी होता है ना। ठीक, चलिए तो हम आगे चलते हैं अब इसमें। अच्छा देखो यहाँ देखते हैं, हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ एंटम्स कितना था, ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, है ना। और जहाँ पर क्या था, आर कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन, वन नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें, अगर हम आर को क्या ले लें बच्चों, अगर वन नहीं हो सकता, अगर हमने आर को ले लिया लेस देन वन और ग्रेटर देन क्या ले लिया हमने, जीरो, है ना। ये वैल्यू हमने इसके ले ली, तो ये बनेगा आर रेज टू दी पावर एन, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही बनेगा ना। दो ग्राफ बनते थे, एक तो ऐसे इंक्रीजिंग बनता था, एक ऐसे कैसे बनता था, डिक्रीजिंग बनता था, है ना। ऐसे तो बनता था एक, इस तरीके से हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहां से आ रहा होगा और इस तरीके से चलता चला जा रहा होगा आगे की तरफ। ठीक है, ये कब था, जब उसकी वैल्यू कितनी थी, जब आर वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू लेस देन वन और ग्रेटर देन क्या थी, जीरो। आप खुद ही देख लो, यहां पर आप वैल्यू रखो, इसमें कोई वैल्यू रखो, सपोज करो 0.2 वैल्यू ले लो। 0.2 का स्क्वायर करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04। ठीक है, क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 0.08। मतलब y की वैल्यू जो होती चली जाएगी क्लोज टू जीरो होती चली जाएगी, जैसे जैसे n, ये n है वाला, ये होता ना पावर, जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी ये क्लोज टू जीरो होता चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसकी अगर मैंने n को इन्फाइनाइट कर दिया, अगर मैंने क्या कर दिया, n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू जीरो के क्लोज होती जा रही है, इस लाइन की क्लोज होती चली जा रही है, जीरो टच नहीं करेगा, लेकिन क्लोज टू जीरो हो जाएगा बिल्कुल, जिसको हम जीरो ही मान सकते हैं। ठीक है, तो जब ये क्या होगा, अगर n इनफाइनाइट हो जाएगा तो Rn कितना हो जाएगा, Rn टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस फॉर्मूले में हम उसको पुट कर देंगे और यहां पर लिखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, n की वैल्यू मैंने क्या रखी यहां पर, इनफाइनाइट, तो हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, वन माइनस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो a अपॉन वन माइनस आर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, कब का, इनफाइनाइट टर्म्स का। तो इस फॉर्मूले को भी याद कर लो। इस फॉर्मूले को भी याद कर लेंगे हम लोग। ठीक, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ठीक, तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लो। ठीक, चलो तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो देखो इसलिए ना ये फंक्शन शुरू में पढ़ना थोड़ा फायदेमंद रहता है, पढ़ा था ना बेसिक मैथ्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी करी, इसमें फिर आएगी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे ना, उसमें फिर आएगी इनइक्वालिटी। पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपसे कि इनइक्वालिटी पीछे नहीं छोड़ेगी, आती रहेगी। इनइक्वालिटी हो गया, लॉग हो गया, क्वाड्रेटिक की हो गया, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हो गया, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी जो होती है ना, क्या आती रहती है। इसमें भी आएगी, इसमें क्वेश्चन बताऊंगा, इसे कराऊंगा 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल तो जो है टाइम हो गया, आप हेडिंग डाल लो कल के लिए। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसको कल देखेंगे। चलिए लोग पढ़ाई करते रहिए अपना, कल मिलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के और क्वेश्चन करेंगे कल हम, और एपीजी की सीक्वेंस एंड सीरीज को बहुत अच्छे से करेंगे। तो बढ़िया से चल रहा है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत सारी करा रहा हूँ, ठीक है। जो हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, आप उसको अलग और क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। उस तरह PYQ का भी मिक्सचर है, कुछ अलग क्वेश्चन है वो भी करा रहा हूँ, सब तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिफिकल्ट से लेके हार्ड तक। और जो PYQ के बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे चल रहे हैं, सब भी हम अच्छे समझ से चल रहे हैं। टाइम हमारे पास काफी है, तो हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर